Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So in the series of the previous year MPDI पेपर के एक्सप्लेनेशन में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4, जहां पे हमारे लास्ट 25 क्वेश्चन ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट से हम लेने वाले हैं जो पूछे गए हैं इन द ईयर ऑफ द 2017 की बात हो रही है। चलिए इस सीरीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओपेसिफाइंग एजेंट इन कैप्सूल। बात की जाती है तो कैप्सूल में हमारे क्या किए जाते हैं, ओपेसिफाइंग एजेंट यूज किए जाते हैं जो कैप्सूल को ओपेक बनाते हैं। और आपसे यहां पूछा जा रहा है कौन सा यूज किया जाता है। ओपेसिफाइंग एजेंट के लिए बात किया जाए तो हमारा टैल्क यूज होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज होता है और सबसे ज्यादा टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज होता है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें क्या मिलेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज्ड एज द ओपेसिफाइंग एजेंट। अब अगर ओपेसिफाइंग एजेंट के और ज्यादा एग्जांपल आप पर देखना चाहो तो हमने बोला क्या, टैल्क हो गया, एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया, नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे अदर सिलिकेट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। बट मेजर अगर आप बात करोगे तो मेनली ओपेसिफाइंग एजेंट के रूप में क्या यूज होता है, हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग्स कम्स अंडर। बहुत बढ़िया बात यहां पे देखिए क्या हो रही है, गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल। सिंपल, बाकी मत पढ़िए, सिंपल पूछा गया है क्लिनिकल ट्रायल की गाइडलाइंस हमारे किस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, अंडर द शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स के अंतर्गत। जरा बात करिएगा, वाई फॉर यॉक फॉर एनिमल, तो एनिमल पे टेस्टिंग हमने बोला था ना, तो यहां पे बात करेंगे शेड्यूल वाई फॉर द क्लिनिकल ट्रायल, शेड्यूल एम फॉर द जीएमपी, शेड्यूल सी फॉर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो आंसर आपका क्या होगा, शेड्यूल वाई मेनली यूज फॉर द गाइडलाइंस ऑन द क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट शेड्यूल, सारे शेड्यूल्स विद ट्रिक, सारी चीजें आपको मैंने वीडियो बना के दिया है। और शेड्यूल्स आप डीआई, जीपैट, फार्मासिस्ट, किसी भी एग्जाम की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कवर हो जाते हैं। कंप्रेसिबल लैक्टोज इज डिफरेंट फ्रॉम लैक्टोज बाय लैक ऑफ। देखिए नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, नाम ही है। एक है आपके पास कंप्रेसिबल लैक्टोज और दूसरा आपके पास क्या है, लैक्टोज। क्या डिफरेंस है, कंप्रेसिबल लैक्टोज में क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, मींस हमारा कंप्रेसिबल ऑलरेडी होता है, और जो लैक्टोज है वो हमारा क्या होता है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी तो अलग हो गया ना। तो यहां पे लैकिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी। तो यही हमारा मेजर डिफरेंस है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी रिजल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द मोस्ट कंप्रेसिबल लैक्टोज इज द स्प्रे ड्राइड ग्रेड ऑफ द लैक्टोज, जो हमारे फ्लोलैक 100 के ब्रांड के नाम से, या अगर हम बात करें हमारे M200 के नाम से आते हैं। सो कंप्रेसिबल लैक्टोज is different from the lactose by lacking of the compressibility, क्योंकि जो कंप्रेसिबल लैक्टोज है ना वो ऑलरेडी कंप्रेसिबल है, अब उसको आप दोबारा कंप्रेसिबल नहीं कर सकते हो, इसलिए वहां पे डिफरेंस आ जाता है। Now the next, drug with the presence of the plasmodesma। प्लाज्मोडेस्मा अंडर द फार्माकोग्नोसी में माइक्रोस्कोपी में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे हॉर्स शू शेप्ड सेल्स किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मा किस में पाया जाता है, या अगर हम बात करें जो हमारा वहां पे पिथ है वो किस में हमारी एब्सेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बनते जरूर हैं। प्लाज्मोडेस्मा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द माइक्रोस्कोपी ऑफ द नक्स वोमिका। जी हां, स्ट्रैक्टनस नक्स वोमिका का ये हमारा एक बहुत स्पेसिफिक करेक्टर होता है कि इसमें प्लाज्मोडेस्मा पाया जाता है। तो ये इसका एक एंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ द thick walled isodiametric cells containing the hemicellulose which swells with the water and contain plasmodesma। तो नक्स वोमिका के एंडोस्पर्म में हमारा प्रेजेंट होता है क्या, प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, प्लीज इनको नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट, माइक्रोनाइजेशन ऑफ स्पाइरोलैक्टोन डिक्रीज्ड द डोज। बहुत बढ़िया। देखिए
अगर किसी ड्रग के साइज को आप माइक्रोनाइज कर दो, साइज रिड्यूस कर दो, साइज रिड्यूस कर दोगे तो ऑटोमेटिक उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो डोज रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। यही पॉइंट यहां पे है कि अगर आप स्पाइरोनोलैक्टोन का माइक्रोनाइजेशन कर दोगे, साइज रिड्यूस कर दोगे, तो उसका जो डोज रिक्वायरमेंट है वो 20 टाइम्स डिक्रीज हो सकता है। कितना? 20 टाइम्स। ये स्पाइरोनोलैक्टोन की कहानी है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा साइज छोटा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी कम डोज की रिक्वायरमेंट। इसलिए ये हमारा कैरिड आउट किया जाता है माइक्रोनाइजेशन। एल्केलॉइड्स आर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। जितने भी एल्केलॉइड्स हैं क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। और अगर बात किया जाए, ये हमारे क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, इसीलिए तो इनको बेसिक बोला जाता है ना। एसिड, न्यूट्रल, केमिकल नहीं, बेसिक नाइट्रोजनस। एल्केलॉइड क्या है? बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे होते हैं। इनकी तो आइडेंटिफिकेशन मार्किंग ही होती है। और जो ये एल्केलॉइड टर्म है ना, पहली बार इसको किसने दिया था? मिशनर साहब ने दिया था। और एल्केलॉइड का मतलब ही क्या है? प्लीज, एल्केलॉइड का मतलब ही है एल्कली लाइक, यानी बेसिक, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये हमारे होते हैं एल्केलॉइड। एब्जॉर्बेबल सूचर्स इज, सूचर्स दो टाइप के होते हैं, एक एब्जॉर्बल होता है, एक नॉन एब्जॉर्बल होता है। जो एब्जॉर्बल सूचर होता है वो बोवाइन से बनता है, बोवाइन के फेसिया लेटा से बनता है। सो एब्जॉर्बल सूचर इज द फेसिया लेटा, क्योंकि वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और किसके? बोवाइन से। तो जरा देखिएगा, कैटगट बोलते हैं तो डिफरेंट टाइप के हमारे कैटगट आते हैं, कंगारू टेंडन आते हैं, फेसिका लेटा मेड अप ऑफ द फेसिया लेटा ऑफ द बोवाइन की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा यहां पे कार्जिल फेमेम्ब्रेन आते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के सूचर्स बनते हैं। लेकिन हमने बोला क्या, हमारा पूछा क्या गया है कि एब्जॉर्बल सूचर यहां पे कौन सा एग्जांपल है? जितने एग्जांपल दिए गए, नाइलॉन, डर्मल सिल्क, नहीं, ये सब हमारे क्या है? नॉन एब्जॉर्बल है। लेकिन फेसिका लेटा की बात करते हैं, ये हमारा बोवाइन के फेसिका लेटा से हमारा बनता है और एब्जॉर्बल सूचर बनाया जाता है। नेक्स्ट, एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम। बहुत कॉमन एंजाइम है। इसी एंजाइम की वजह से हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो एसिटाइल कोलिन है उनको क्लिनिकली नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम इज प्रेजेंट देयर व्हिच कैन इजीली हाइड्रोलाइज द एसिटाइल कोलिन, एंड इट इज द ट्रू एसिटाइल कोलिन स्टेरेज। करेक्ट, दिस इज द ट्रू कोलिन स्टेरेज। Another one enzyme is also there is present known as the pseudocholinesterase called as the butyryl cholinesterase। कितने इजी क्वेश्चन और सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे गए, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो ट्रू कोलिनेस्टेरेज कहलाता है वो कहां प्रेजेंट होता है? नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होता है। यही तो हमारी इसकी कहानी है। वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज हाइड्रोफोबिक। इनमें से सभी हाइड्रोफिलिक है, एक हमारा हाइड्रोफोबिक है। जरा देखो, ग्लिसरीन वाटर में घुलता है कि नहीं? हां जी, हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। इथेनॉल हाइड्रोफिलिक होता है, मीथेनॉल हाइड्रोफिलिक होता है, बट डाइक्लोरोमीथेन इज द हाइड्रोफोबिक। यस, दिस इज द हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये हमारा होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने होते हैं वो इमिसिबल इन वाटर होते हैं, और जितने हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो मिसिबल इन वाटर होते हैं। प्लीज इनको थोड़ा सा नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्लेटिंग ऑफ पंच इज डन बाय, पंच होता है पंचिंग मशीन, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में उसकी जो प्लेट होती है, जो पंच होता है उसकी प्लेटिंग की जाती है, एक कोटिंग कर दी जाती है। किससे की जाती है? क्रोमियम, जिंक, आयरन, ऑल ऑफ द अबव। वन ऑफ द बेस्ट हमारा यहां पे मेटल होता है दैट इज द क्रोमियम। क्रोमियम का यूज किया जाता है जो भी हमारे पंचेज हैं उनको शेप देने के लिए या एज को रिड्यूस करने के लिए, जिससे हमारी टैबलेट में कोई एज ना हो, कट ना हो, उसलिए क्रोमियम की वहां पे क्या की जाती है? प्लेटिंग की जाती है। बेस्ट मटेरियल और बेस्ट मेटल फॉर द पंचेज, प्लेटिंग। विटामिन B3 हमने पढ़ा है, विटामिन डिफरेंट टाइप के, चाहे वाटर सॉल्युबल हो चाहे लिपिड सॉल्युबल हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, और उसमें हम बात करते हैं B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, एंड B3 इज द नियासिन कॉल्ड एज द निकोटिनिक एसिड। ऑप्शन देखो, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B9
फॉलिक एसिड, रेटिनॉल हमारा विटामिन ए कहलाता है। सारे तो हो गए। B3 आपका कौन सा होगा? नियासिन। यस, नियासिन इज द B3 निकोटिनामाइड की बात होती है, जो हमारा कोएंजाइम जिसका क्या एक्टिव फॉर्म होता है? NAD एंड NADPH हमारा यहां पे होता है। तो मैक्सिमम हमारे बी कॉम्प्लेक्स क्या रोल प्ले करते हैं? कोएंजाइम का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, Which water soluble resins not used for the micro encapsulation? इनमें से कौन सा हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन के लिए यूज नहीं होता? पॉलीएमाइड, गम अरेबिक, स्टार्च एंड पॉलीविनाइल अल्कोहल। कौन सा ऐसा है जो हमारा रेजिन्स नॉट यूज्ड फॉर द माइक्रो इनकैप्सुलेशन? कौन सा यूज नहीं होता है? बात करते हैं पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन में यूज नहीं होता। जरा देखो, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि पॉलीएमाइड हमारा वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल होता है। अगर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल, आपसे यहां पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? वाटर सॉल्युबल पूछा गया होता। और वाटर सॉल्युबल स्टार्च है, अल्कोहल है, जिलेटिन है, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन है, गम अकेसिया है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है, पॉलीएक्राइलिक एसिड है। जबकि वाटर इनसॉल्युबल में पॉलीएमाइड, सेलुलोज नाइट्रेट, इथाइल सेलुलोज, ये सब वाटर इनसॉल्युबल हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन के रेजिन होते हैं जो यूज किए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? देखो, जूरिस्प्रूडेंस से काफी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और सारे इजी हैं, जितने भी आपने पढ़े हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 3 ही होते हैं। क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। और यहां पे बात किया जाए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द फार्माकोपियल लेबोरेटरी। नो, दिस इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द PCI। तो आंसर यहां पे क्या होगा? डी यहां पे आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा PCI का एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते। नॉर्मली अगर बात करते हैं, 3 टाइप के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो की बात होती है। एक्स ऑफिशियो में 3 होते हैं, जो हमने बात कर लिया। Nitrites are oxidized to nitrate by the microorganism। ये नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, इन सब का रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कहां हो जाता है? जब हम किसी लेग्यूम प्लांट की बात करते हैं। हाँ जी, वहां पे हमारा इसका अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है? नाइट्रोबैक्टीरिया। हाँ जी, नाइट्रोबैक्टर की बात होती है, विच कन्वर्ट द नाइट्राइट इनटू द नाइट्रेट। डिफरेंट है हमारे। अगर हमने बोला अमोनियम को नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनास हमारा आता है। और अगर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बात करेंगे तो नाइट्रोबैक्टर हमारा यहां पे आता है, बिकॉज दैट हैव द नाइट्राइट ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। और वहां पे नाइट्राइट से कन्वर्ट होता है क्या? नाइट्रेट। यही हमारा कहलाता है नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन आता है। करेक्ट। सेलेक्ट द नॉन नार्कोटिक ड्रग विच इज अ पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव। कौन सी ऐसी नसेट्स है जो पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव है? पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव एक ही इकलौती ड्रग तो है क्या? हमारी पैरासीटामोल। देखो कहां पे लिखा है। हाँ जी, लास्ट ऑप्शन पैरासीटामोल। यस, दिस इज द करेक्ट वन। पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव नॉन नार्कोटिक मींस नसेट्स क्लास की ड्रग है, और हमारी ये क्या होती है? पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव होती है। अमेंडेड इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 इज अफेक्टेड फ्रॉम। जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो पेटेंट एक्ट है वो 1970 में आया। इसके जो हमारे इनैक्टमेंट हुआ वो कब हुआ? 1972 में ये हमारा इनैक्ट हो गया। और इसका जो 2005, जी हां, 2005 में इसका अमेंडमेंट आया हमारे पेटेंट एक्ट का। और आंसर आपको यहीं से देना है कि अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट एक्ट हमारा कब से अफेक्ट हुआ? 2005 से हमारा ये लागू हुआ। हमने क्या बोला? 1970 में पास हुआ, 1972 से लागू हुआ, और अमेंडमेंट हुआ कब? हमारा ये रिसेंट 2005 में अमेंड हुआ है, जो हमारा अभी तक एप्लीकेबल है और इसका यूज किया जा रहा है, यूज हो ही रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द डिटेक्टर इन IR? IR में डिटेक्टर कौन सा यूज किया जाता है? फोटो मल्टीप्लायर नहीं यूज किया जाता, गोले सेल यूज किया जाता है। तो बोथ और नन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सिंपल, थर्मोकपल यूज किया जाता है, बोलोमीटर यूज किया जाता है, गोले सेल यूज किया जाता है। डिटेक्टर IR की बात करेंगे, थर्मोकपल, बोलोमीटर, गोले सेल्स, ये सारी चीजें यूज होती है। लेकिन फोटो मल्टीप्लायर कहां? UV IR में, UV विजुअल में यूज किया जाता है। तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा यहां पे? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। IR के हमारे डिटेक्टर पूछे गए। नाउ, अमाउंट ऑफ ब्लड पासेस थ्रू द किडनी पर मिनट
किडनी के थ्रू पर मिनट कितना ब्लड पास होता है? प्लीज जरा समझना। अगर हम किडनी से बात करते हैं तो पर मिनट हमारे जो किडनी में ब्लड फ्लो होता है वो 1250 ml पर मिनट किडनी में ब्लड फ्लो होता है। प्लीज जरा ध्यान से सुनना, किडनी में ब्लड फ्लो पर मिनट इतना होता है। अगर इसको हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.250 लीटर पर मिनट हमारा ये फ्लो होता है। आपका क्वेश्चन यहीं से था, आपने आंसर कर दिया। और अगर कभी आपसे यहां पे पूछ लिया जाए व्हाट इज द जीएफआर, तब आप क्या बोलोगे? 125 ml पर मिनट इज द जीएफआर ऑफ द किडनी। रेनल एरिया में ब्लड कितना गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। तो यहां पे ऑप्शन आपका कितना आया? 1.2 लीटर, 1.250 लीटर हमारा होता है किडनी में जो रीनल ब्लड फ्लो होता है इन पर मिनट की बात हो रही है, करेक्ट। और जीएफआर हमारा 125 ml पर मिनट एवरेज आता है। दोनों चीजें जरूर याद रखिएगा, इसीलिए तो बोला जाता है अराउंड 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन हमारा किडनी करती है। नेक्स्ट, डीटीएबी स्टैंड फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। वहां पे हमारी हमने पढ़ा है डीटीएबी 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। टोटल हमारे वहां पे 5 और 8 की बात होती है, 5 नॉमिनेटेड, 5 इलेक्टेड और 8 हमारे एक्स ऑफिशियो। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, हाँ जी, पहला ही तो ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हमारा डीटीएबी कहलाता है। टोटल 18 मेंबर होता है, 8 एक्स ऑफिशियो, 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड मेंबर यहां पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग एनी द मैटर ऑफ द ड्रग। प्रीमाक्विन, ओके, प्रीमाक्विन हमारी क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है। इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, प्रीमाक्विन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? हमारा क्विनोलिन न्यूक्लियस कंटेनिंग होती है। आपको पता है, ये बेसिक है। अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हमारा लाइक दिस टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रीमाक्विन में तो यहां पे हमारा जुड़ा रहता है मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है। और यहां से बात करते हैं तो हमारा यहां पे N, देन यहां पे CH3, यहां पे हमारा CH2, देन यहां पे हमारा CH2 द थ्राइस और NCH3 लगा रहता है। ये अलग चीजें हैं। लेकिन हमने क्या बोला? आइसोक्विनोलिन तो है, क्विनोलिन तो है, लेकिन साथ में हमारा यहां पे पहला हमको क्या न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है? दिस इज द एनिसोल न्यूक्लियस। ये हमारा क्या कहलाता है? एनिसोल न्यूक्लियस कहलाता है। दिस इज द प्रीमाक्विन स्टार्टिंग मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रीमाक्विन। जरा आप देखिएगा, हमने यहां पे सिंपली क्या बोला? ये हमारा एनिसोल का यहां पे प्रेजेंट होता है और एनिसोल से वजह से ही हमारा यहां पे क्विनोलिन का ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बनता है प्रीमाक्विन में सिंथेसिस में। सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। सिंपल चीज है, क्योंकि प्लाज्मिड को ही तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं फॉर द रेप्लिकेशन के लिए। तो यस, दैट इज द बैक्टीरियल डीएनए एंड दिस इज द प्लाज्मिड विच इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग हमारा कहलाता है प्लाज्मिड। इन टीएलसी फ्लोरेसेंट इंडिकेटर इज, टीएलसी में फ्लोरेसेंट इंडिकेटर क्या होता है? जिंक सिलिकेट, जिंक स्टीयरेट, जिंक सल्फेट। आंसर है क्या? जिंक सिलिकेट हमारा क्या होता है? फ्लोरेसेंट इंडिकेटर। और हमारा जिंक सल्फाइड भी आता है, कैडमियम सल्फाइड आता है, जिंक कैडमियम सल्फाइड, जिंक सिलिकेट, ये हमारे फ्लोरेसेंट, जब हम टीएलसी की बात करते हैं वहां पे हमारे फ्लोरेसेंट इंडिकेटर होते हैं जो हमारे क्या करते हैं? ब्राइट ग्रीन कलर हमारा यहां पे प्रोड्यूस करते हैं जब एक्सपोज किया जाता है 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमारा यहां पे इसमें एक्सपोज किया जाता है। Which of the following opioid receptor type is responsible for euphoria and respiratory depression? इनमें से हमारी यूफोरिया और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन सी कॉज करता है? कौन सा रिसेप्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल है? यूफोरिया म्यू, डिस्फोरिया कापा। हाँ जी, आपसे यूफोरिया पूछा गया तो म्यू रिसेप्टर बताओ ना, काहे की दिक्कत हो रही है? एग्जैक्टली, म्यू दैट इज यूफोरिया, कापा दैट इज द डिस्फोरिया एंड डेल्टा दैट इज द रीइंफोर्समेंट एक्शन हमारा प्रोड्यूस करता है। ओवर द काउंटर ड्रग, ओटीसी का मतलब ही क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग। सेलिंग मींस ओवन टाइम नहीं, ओवर द काउंटर ड्रग, दैट इज द बी ऑप्शन यहां पे क्लियर है। इसमें क्या सोचने की जरूरत है? नॉन प्रिस्क्रिप्शन, नो नीड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन टू परचेज दीज ड्रग, दैट इज द ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एमपीडीआई टेक्निकल सब्जेक्ट के अंतर्गत, जीन इज द सेगमेंट। जीन की बात करो, डीएनए भूलो कैसे काम चलेगा। जीन इज द
सेगमेंट ऑफ द डीएनए, नॉट आरएनए, दिस इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए। और यही हमारा होता है कि डीएनए का सेगमेंट हमारा कहलाता है जीन कहलाता है। सो दीज आर द 100 questions of the MPDI 2017 previous year question paper we have studied। अब हमारा यहां पे बचता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अगर आप लोग नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने प्रेजेंस जरूर मुझे शो करिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट रहा और आप लोग चाहते हैं तो जरूर हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को भी जरूर एक्सप्लेन करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल।